वेलकम टू शिक्षा तंत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 फरवरी को हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। अभी बजट प्रस्तुत होने के पहले हम बजट के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ कर लेते हैं, ताकि जब बजट प्रस्तुत हो जाए तब हम बजट से संबंधित जो भी स्कीम्स योजनाएं सरकार निकाली हैं उसके बारे में अच्छे से समझ सकें। बिना देरी के लिए हम चलिए जो भी बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उन सारी बातों को इस वीडियो में समझने और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि जो बजट है वो हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ये पहली बात हो गई, आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ थोड़ा सा उन बच्चों के लिए। द वर्ल्ड बजट इज नो वेयर मैंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात जो मैंने बताया उसी को इंग्लिश में बताया गया यहाँ पे। उसके बाद संविधान में अनुच्छेद 112 मतलब आर्टिकल 112 प्रावधान करता है, वो बजट की प्रावधान नहीं करता है। बजट के जगह पे एक वो फ्रेज यूज करता है जिसका नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एनुअल लिखने में टाइम नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं शॉर्ट में AFS। ठीक है, बजट की जगह पे ये हमारा संविधान प्रावधान करता है और अनुच्छेद 112 में ये प्रावधान संविधान हमारा करता है। ठीक है, उसके बाद रेलवे बजट विच वॉज कंटिन्यूइंग सिंस 1924, जो कि रेलवे बजट था जो कि 1924 से चला आ रहा था, उसको भी जो जनरल बजट है मतलब आम जो हमारा बजट है उसमें मर्ज कर दिया गया है, उसमें मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये अभी ये सारी बातें थी। आगे चलते हैं। उसके बाद जो रेलवे बजट था इसको सेपरेट कर दिया गया बाद में एकवर्थ कमेटी जो थी उसके सिफारिश पर। याद रखिए ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर जो रेलवे बजट था उसको सेपरेट कर दिया गया था। पहले भी एक था लेकिन इसको सेपरेट मतलब अलग कर दिया गया था। फिर से 2016 के बजट में विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर इसको मिला दिया गया यूनियन बजट में। किसको? रेलवे बजट को। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन। मैंने क्या क्या बताया अभी आपको? मैंने बताया कि हमारा संविधान कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं करता है, पहली बात, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी चीज़ ये कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 112 है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। फिर मैंने आपको बताया कि पहले रेलवे जो बजट था वो भी जनरल बजट के साथ में था, लेकिन 1924 में इसे अलग कर दिया गया था और फिर से इसको विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2016 में जनरल बजट में इसको शामिल फिर से कर दिया गया। ठीक है, ये बातें अभी तक हमने सीखा और जाना। बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक। देखिए कौन बजट तैयार करता है पहले इसको जानेंगे। तो पहली बात तो डिवीजन कौन सा है हमारा? बजट डिवीजन है, ये पहली बात। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखनी चाहिए। मैंने क्या क्या बताया? यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय के तहत होता है, ये बजट तैयार किया जाता है। और इसमें डिपार्टमेंट, क्योंकि जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जितने भी मंत्रालय होते हैं, उनको कई सारे विभागों में बांट दिया जाता है, उसको डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो वित्त मंत्रालय के अंदर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक डिवीजन बनाया गया है, कई सारे डिवीजन बनाए गए हैं। उसमें जो डिवीजन है वो है बजट डिवीजन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है ये संस्था, ये एजेंसी बजट बनाने का काम करती है। ठीक है, बजट तैयार करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा वो 3 तरीके के डाटा होते हैं। कौन कौन से डाटा होते हैं मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड्स में। ये देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ कैसे प्रिपेयर किया जाता है बजट। एक बार पूरे फ्लो चार्ट में आप देखिए, जो बजट डिवीजन है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो आता है वो एक सर्कुलर जारी करता है पहले सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को। ठीक है, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या होता है कि जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो अपने अपने डाटा को तैयार करती हैं और उसको फिर से एस्टिमेट करके भेजती हैं बजट के लिए। दूसरा काम। तीसरा काम क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्रालय होता है या वित्त मंत्री जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसको एग्जामिन करते हैं। किसको? जो ये मिनिस्ट्रीज, ये जो मंत्रालय अपना डाटा भेजते हैं इसको एग्जामिन करते हैं और एस्टिमेट करते हैं। कौन?
फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब वित्त मंत्री। और उसके बाद फिर से जो बजट डिवीजन जो होता है, बजट डिवीजन जो होता है वो इसको कंसोलिडेट करता है, क्या किसको, इसी बजट को जो अभी मतलब ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी अभी इसको एग्जामिन किया है। तो ये एक अपना जनरल फ्लो चार्ट है कैसे बजट तैयार होता है, एक्चुअली में कैसे बजट बनता है। आगे देखिए 3 भागों में, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, मैं आपको फिर से बता दूं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जो डाटा होता है मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है वो 3 तरीके का होता है। अब वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आप समझेंगे। देखिए पहला होता है बजट एस्टीमेट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में बीई, याद रखिएगा बीई, बजट एस्टीमेट। ठीक है, बजट एस्टीमेट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। देखिए इकोनॉमी की भाषा में वो भी बजट में जो इनकम होता है उसको रिसीप्ट्स बोलते हैं, और जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे अभी 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, 1 फरवरी 2023 को जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये किस वर्ष के लिए, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, तो ये है 2023-24 के लिए ना, 2023-24 के लिए ये सारे नंबर्स दिए जाते हैं। तो जो बजट एस्टीमेट होता है ये क्या बताता है, बजट एस्टीमेट जो अपकमिंग ईयर है, कमिंग ईयर मतलब 2023-24 वाला ईयर है, उसके लिए जो नंबर्स है, जो उसके लिए जो स्कीम है वो ये बजट यहाँ पे बताता है बजट एस्टीमेट के बारे में। ठीक है, बजट एस्टीमेट उसको बताता है, बजट एस्टीमेट। उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट, मतलब इसको बोलेंगे RE, रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज एस्टीमेट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए पिछले साल भी जैसे इस तरीके से, जैसे इस साल अभी 2023 चल रहा है और 2023 में 1 फरवरी को क्या किया जा रहा है, बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, किस साल के लिए किया जा रहा है, 2023-24 के लिए। उसी तरीके से 2022 में भी किया गया होगा। ठीक है, 1 फरवरी 2022 को भी बजट प्रस्तुत किया गया होगा, किस वर्ष के लिए, 2022-23 के लिए। आप समझते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 क्यों बोलते हैं, 21-22 क्यों बोलते हैं, मुझे लग रहा है आपको पता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इसमें क्योंकि अबे मान लीजिए 2023 चल रहा है, तो 2023 1 अप्रैल और 2024 31 मार्च तक चलेगा। तो क्योंकि दोनों साल इसमें आ गए, इस वजह से हम इसको वित्तीय वर्ष 2023-24 बोलते हैं। समझ गए आप बात, इसी को बोलते हैं वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर। तो मैं बता रहा था कि जैसे 2023 में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, उसी तरीके से 2022 में भी बजट प्रस्तुत किया गया होगा 1 फरवरी को। ठीक है, तो ये किस मतलब क्यों इसको प्रस्तुत किया गया होगा, तो इसको 2022-23 के लिए प्रस्तुत किया गया होगा। ठीक है, अब इसमें जो अभी हम पढ़ रहे थे रिवाइज एस्टीमेट, ये क्या बताता है, रिवाइज एस्टीमेट बताता है, रिवाइज एस्टीमेट कहता है कि जो 2022-23 में, मतलब इसको बोलते हैं करंट ईयर, मतलब जो अभी चल रहा है, क्योंकि 2022-23 ही तो चल रहा है अभी 2023-24 नहीं चालू हुआ। 2023-24 कब से चालू होगा, 1 अप्रैल से चालू होगा। जैसे मैं आपको बताया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो अभी जो चल रहा है इसको 2022-23 बोलते हैं। 2022-23 में जो एस्टिमेट बनाया गया था, अब वो क्या किया जाएगा, उसको रिवाइज किया जाएगा। रिवाइज का मतलब मान लीजिए कोई स्कीम निकाली गई थी कि इस साल इस स्कीम के लिए इतने रुपये खर्च होंगे, मान लीजिए इससे ज़्यादा खर्च हो गए 7,000, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, उसको 7,000 दिखाना पड़ेगा कि 6,000 हमने एस्टिमेट किया था, लेकिन अब वो कितना है, 7,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्या है, एक है बजट एस्टिमेट, और ये बजट एस्टिमेट कमिंग ईयर के लिए होता है, जो साल आ रहा है। जैसे 2023 में भी हम कर तो रहे हैं, बट ये 2023-24 के लिए है। एक होता है रिवाइज एस्टिमेट, ये करंट ईयर के लिए होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब जो चल रहा है 2022-2023। और एक होता है प्रोविजनल एक्चुअल्स। प्रोविजनल एक्चुअल्स का मतलब 2021-22 में भी चला होगा, एक साल ये भी रहा होगा, तो उस साल का, अब क्योंकि उस साल का पता चल गया हमको ना कि कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हमको जनरेट कर पाए हम उस साल में, अब वो पूरा एक्चुअल मतलब वो सही जानकारी हमको इस साल का, हमको इस वर्ष जाके मिलेगा। तो ये 3 तरह के डाटा दिए जाते हैं, पहला बजट एस्टिमेट, दूसरा रिवाइज एस्टिमेट, और तीसरा प्रोविजनल एक्चुअल्स। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं कि हमको ये दिक्कत है। आगे अब क्या प्रोसीजर है, कैसे बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है, कैसे बजट पास किया जाता है, ये है यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। तो आप समझिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रेसिडेंट की सिफारिश लेते हैं, प्रेसिडेंट की सिफारिश लेंगे, किसके लिए, बजट को प्रस्तुत करने के लिए, कहाँ पे, लोकसभा में, पहली बात। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। दूसरा, जो बजट होता है इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और प्रस्तुत करते समय जो बजट
स्पीच दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बजट स्पीच। किसके द्वारा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, केंद्रीय वित्तीय मंत्री हैं, उनके द्वारा बजट प्रस्तुत करने के साथ ही एक बजट के ऊपर भाषण भी दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस बिल। उसके बाद फाइनेंस बिल, क्योंकि देखिए यहाँ पे कई तरीके का बिल होता है। एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल, एक होता है फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल मतलब ऐसा बिल जिससे जिससे कि सरकार चाहती है कि हम कंसोलिडेटेड फंड, देखिए हमारे यहाँ कई तरह के फंड होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं समेकित निधि। इससे पैसा निकालने के लिए संसद को क्या करना, सरकार को क्या करना होता है? सरकार को संसद से सिफारिश या संसद से क्या लेना पड़ता है, मतलब अनुमति लेनी पड़ती है, तभी तभी जो सरकार होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है, नहीं तो नहीं निकाल सकती। तो जैसे होता है, ये क्या है, मैंने बताया एप्रोप्रिएशन बिल। एक होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल मतलब आप पैसा इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं, किसमें? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। आई होप क्लियर होगा आपको। तो पहला क्या स्टेप है, आप बताइए। पहला स्टेप ये है कि हम राष्ट्रपति की सिफारिश लेते हैं। क्यों? ताकि हम बजट को प्रस्तुत कर सके लोकसभा में। दूसरा, बजट को प्रस्तुत करते समय जो वित्तीय फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं? एक बजट स्पीच देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल समझिए, फाइनेंस बिल मतलब वो पैसा कितना हमको पैसा इससे मिलना है, कितना पैसा, कैसे पैसा हमको जनरेट होना है, ये। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डिस्कशन होता है ऑन बजट, जिसको बोलते हैं जनरल डिस्कशन। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो डिस्कशन होने जा रहा है ये जनरल डिस्कशन है। जनरल डिस्कशन का मतलब क्या होता है? जनरल डिस्कशन का मतलब अब ये बजट प्रस्तुत करने के बाद 2 से 3 दिन लगभग क्या होगा कि उसके ऊपर डिस्कशन होगा। जैसे जो भी अपोजिशन पार्टी है वो बताए कि ये स्कीम ठीक नहीं है, ये स्कीम ठीक है, या स्कीम में ये कमियां हैं, ये स्कीम इतना ज़्यादा पैसा लगा है, ये कोई मतलब नहीं है इस स्कीम का, एक ही चीज़ के लिए 2 स्कीम बनाई। जो कमियां जो अच्छाइयाँ रहेंगी वो 2-3 दिन में बताई जाएगी, उसी के ऊपर चर्चा चलेगी हमारे वहाँ पे संसद में। तो ये डिस्कशन होगा। मैंने क्या बताया कि डिस्कशन होगा इसके बाद बजट के ऊपर लोकसभा में, और इसको 2 स्टेज में कराया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में जो है जनरल डिस्कशन होता है, जहाँ पे कोई किसी प्रकार की वोटिंग नहीं की जाती, केवल जनरल, इसी वजह से इसको जनरल डिस्कशन बोलते हैं, सामान्य चर्चा करते हैं इसके ऊपर। उसके बाद हम करते हैं डिटेल डिस्कशन। डिटेल डिस्कशन मतलब बहुत ही विस्तारित रूप से इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं एडजर्नमेंट के बाद। मतलब ये पीरियड, मतलब जैसे हम बजट प्रस्तुत करेंगे तो हमारा हाउस जो होगा वो एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न होने के बाद 2-3 दिन बाद ये डिस्कशन हमारा होता है। मतलब जनरल डिस्कशन के बाद भी हाउस एडजर्न होगा, और उसके बाद हमारा जो ये डिटेल डिस्कशन चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, आफ्टर डिटेल डिस्कशन वोटिंग फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये देखिए डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है, मतलब पैसा आपको निकालना है तो आप डिमांड फॉर ग्रांट्स लेते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है ये टेक प्लेस होता है, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट्स ये चालू होता है किसके? डिटेल डिस्कशन के बाद। सो आफ्टर वोटिंग एप्रोप्रिएशन बिल जैसे ही वोटिंग हो जाएगी, आफ्टर वोटिंग एप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस, जैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये लीगली ऑथराइज कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या, कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कानूनी रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर देता है कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं, ये बात। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल, देखिए 2 तरीके का मैंने बताया था। एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल, मतलब आप पैसा CFI से निकाल, CFI मतलब समझ लीजिए कंसोलिडेटेड फंड, एक फंड है जिसमें पैसा जिससे सरकार पैसा निकालती भी है, जमा भी करती है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन बिल मतलब होता है कि इससे सरकार पैसा निकालना चाह रही है, इस वजह से ये बिल लाई है। और फाइनेंस बिल मतलब कितना उसको मतलब इनकम होगा, कितना उसको पैसा मिलेगा, ये होता है फाइनेंस बिल। उसके बाद ये दोनों फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल दोनों राज्यसभा को भेज जाते हैं डिस्कशन के लिए। लेकिन क्योंकि दोनों, ये जो एप्रोप्रिएशन बिल, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो रुक जाइए एक मिनट, जो एप्रोप्रिएशन बिल है और जो फाइनेंस बिल है, ये दोनों मनी बिल हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो जो मनी बिल के केस में क्या होता है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होता है, और इस वजह से राज्यसभा इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। तो दोनों बिल जब राज्यसभा के पास भेजी जाती है तो राज्यसभा क्योंकि उतना ज़्यादा पावर है नहीं, इस वजह से क्या होगा कि अगर 14 दिन के अंदर वो भेज देते हैं राज्यसभा, तब तो ठीक है, नहीं भेजेंगे तो बिल खुद ही पास हो जाएगा। अगर मान लीजिए राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन, कोई सिफारिश भी देती है बिल पर, तब भी अगर लोकसभा चाहती है तो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो ये क्योंकि मनी बिल है, और मनी बिल में जो होता है वो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। आगे तो ये बजट पासेज आप देख लीजिए कैसे बजट पास होता है। सबसे पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद
बजट को लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा, जैसे लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, मान लिया जाएगा कि राज्यसभा के सामने भी प्रस्तुत हो गया है, क्योंकि राज्यसभा के पास उतना स्पेशल पावर तो होता नहीं है। उसके बाद जनरल डिस्कशन बिना किसी वोटिंग के। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पे पहले जनरल डिस्कशन होता है, फिर डिमांड ऑफ ग्रांट्स को स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद ये एक रिपोर्ट भेजेंगे और रिपोर्ट में क्या करेंगे वो रिपोर्ट भी वो डिस्कशन किया जाएगा हाउस में। और उसके बाद लास्ट में गवर्नमेंट क्या करेगी, अप्रोप्रिएशन बिल वोटिंग के लिए इंट्रोड्यूस करेगी, और उसके बाद फाइनेंस बिल लेके आएगी वोटिंग के लिए और कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फाइनेंस बिल इज देन सेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इज असेंट द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द पावर टू रिजेक्ट। प्रेसिडेंट के पास इसको रिजेक्ट करने का पावर भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बजट होता है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही तो चालू होता है। एक बार प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करता है तभी चालू होता है, तो मतलब बाद में इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक बार आपने अप्रूव कर दिया है तो ना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद देखिए अभी जो रिसेंट में कुछ बजट में सुधार भी किए गए हैं। क्या क्या सुधार है, जैसे रेलवे बजट को यूनियन जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया। मर्ज मतलब मिला दिया गया, किस सन में, 2017-18 में। उसके बाद पहले जो होता था बजट प्रस्तुत किया जाता था फरवरी के लास्ट सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है 1 फरवरी को ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सुधार है। ये अब देखिए 2017-18 से भी हुआ था, ये देखिए यहाँ पे। और उसके बाद पहले बजट को हम प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में बांटते थे, अभी इसको हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बांटते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। यहाँ पे हमने सीखा कि बजट क्या है, संविधान में बजट के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, किस तरीके का डाटा यहाँ पे दिया जाता है, और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या कैसे प्रक्रिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।